हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेरा फातिमा। मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य में आदिकाल का टेस्ट लेके आई हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। आप लोग इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रश्नों पर चलते हैं। 50 क्वेश्चन है। आपको आंसर आते हों तो आप ज़रूर दीजिएगा। मैं आंसर भी बताते हुए चलूँगी, क्योंकि अब टाइम है नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछ के आंसर बाद में बताए जा सकें। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो पाली जानी जाती है। 4 ऑप्शन है, पाली करेक्ट आंसर है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है पूछा है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है और बांगरू नहीं है। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? तो अगर हमें मेरठ, दिल्ली और सहारनपुर के क्षेत्र ना भी पता हो तो हमें यह पता है कि कौरवी के नाम से खड़ी बोली बोली जाती है। और मेरठ, दिल्ली और सहारनपुर के जो क्षेत्र है वो खड़ी बोली का क्षेत्र है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक वाला अपना वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने ट्रिक बनाई थी खड़ी बोली की कि रामू बीमे मुसदे रामू बीमे मुसदे, इस टाइप से मैंने एक ट्रिक बनाई थी। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, ना देखी हो तो देख लीजिए। बहुत ही इजी ट्रिक है और याद भी हो जाएगी। उसके बाद में है, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? आपको पता होगा कि भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी की बोली है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ, बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं वो 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, जिसमें से भोजपुरी है। तो बिहारी, आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि बिहारी का किस अपभ्रंश से हुआ था? तो बिहारी का मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? सबको पता होगा, गार्षद तासी ने अपने हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदी निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछ लिया जाता है। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, सभी को पता है, ये भी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का नहीं है, यह गलत है, यह सुमेलित नहीं है। उसके बाद में आते हैं हम अपने 10 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सत्य है। गार्षद तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, सही है। शिवसी सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। उसके बाद 11वां नंबर का क्वेश्चन है, उस इतिहास का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो 1000 जिसमें संकलित हैं वो तो आपका ऊपर अभी आपने पढ़ा कि 1000 जो कवि हैं वो शिवसी सरोज में संकलित हैं। तो जहाँ 5000 हैं वो 5000 मिश्र बंधु विनोद में संकलित है। ठीक है, विवरण उनका संकलित है। फिर 12वां नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी हैं। फिर उसके बाद में है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो शुक्ल जी ने गद्य काल, आधुनिक काल का नाम रखा है। ठीक है, पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम रखा है? तो पूर्व मध्य काल के लिए शुक्ल जी ने भक्ति काल नाम रखा है और उत्तर मध्य काल रीति काल। ठीक है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 ईस्वी से प्रारंभ किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 ईस्वी से प्रारंभ किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी काल विभाजन साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो राम कुमार वर्मा ने 750 विक्रम संवत से माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना
हिंदी का अनुवाद जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका किशोरी लाल गुप्त ने किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मत लगा दीजिएगा, किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है इनका प्रकाशन। फिर उसके बाद में है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आप लोग को पता ही होगा, शायद रामचंद्र शुक्ल जी का है। 19वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। तो आदिकाल का काल 1050 से 1375 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। 20वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को संधि काल नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है और आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजबप्पन काल नाम दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप सबका याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा यह है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग यह भी है। जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं यह नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका आया था रासो काव्य के नहीं बल्कि सिद्ध और नाथ जैन ये सब साहित्य में आपका आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में है वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग, तो तीसरा वाला नहीं है। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? तो आदिकाल के साहित्य में भक्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि भक्ति काल में भक्ति पाई जाती है। राष्ट्रीय भावना पाई जाती है, श्रृंगार पाया जाता है और प्रकृति वर्णन पाया जाता है। कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? कैमास वध पृथ्वीराज रासो जो हमारा प्रथम महाकाव्य है, इसी की रचना, इसी के अंतर्गत एक समय आता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है, उसी में इसकी रचना कैमास वध रचना का अंश है। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में यहाँ पे 50, 40, 68 और 70 दिया है, जबकि पृथ्वीराज रासो में कम से कम 1000 छंदों का प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह इस पे मैं लगाती हूँ, क्योंकि यह सही नहीं है मुझे लगता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इतिहास दर्शन के लेखक आई थिंक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ही हैं, मुझे इसमें डाउट हो रहा है, नामवार सिंह या नलिन बिलोचन शर्मा, मैं एंड में बताती हूँ इसका, लेकिन नलिन बिलोचन शर्मा ही होंगे क्योंकि मैंने बहुत दिन से पढ़ा नहीं है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो 1883 में, सभी को पता होगा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है? तो सबसे पहला इतिहास अगर किसी को कहा जा सकता है सही अर्थों में, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। फिर 28वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक लिखा है, आप हमेशा याद रखिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन से हैं? तो प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान मिश्र बंधु भी हैं और गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल नाम दिया है, यह याद रखना है आपको यहाँ पे। लेकिन मिश्र बंधु हैं तो मिश्र बंधु। फिर उसके बाद में आता है कि पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो यह अर्ध प्रमाणिक है। इसे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इसे अप्रमाणिक भी मानते हैं और इसे अर्ध प्रमाणिक माना जा सकता है। फिर उसके बाद में है बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो बीसलदेव रासो का जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है तो यह ऐतिहासिकता का है। भाषिक संरचना, चित्रांकन, प्रबंधात्मकता, यह सब तो पीछे, लेकिन ऐतिहासिकता जो इसकी है वह विवाद से घिरी हुई है। निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो निम्नलिखित में से बीसलदेव रासो के जो रचयिता हैं वो नरपति नाल्ह हैं। उसके बाद में आता है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो अजमेर के शासक से जो संबंधित है वो नरपति नाल्ह की ही बीसलदेव
रासों से संबंधित है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है 36 क्वेश्चन आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद पूछा है तो हजारी प्रसाद ने रासक से मानी है, बा आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर पूछे शुक्ल जी ने किससे मानी है तो शुक्ल जी ने रसायन से मानी है। खुमार रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित है, पता होगा आई होप आप सबको, पुणे संग्रहालय में है। बिसलदेव रासो मूलतः एक काव्य है, स्मृति काव्य है, गीति काव्य है, शोक गीत काव्य है, गेय काव्य है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो मुझे पता है कि बिसलदेव रासो जो इनका काव्य है नरपति नल का, यह एक बहुत ही सरस काव्य है। और जब सरस काव्य होता है तो वो शोक गीत नहीं हो सकता, स्मृति काव्य तो है ही नहीं, क्योंकि यह एक रोमांटिक काव्य है। और गीत काव्य मतलब कि इसमें गयात्मकता है, गेय काव्य गाया भी यह जा सकता है। तो इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन हम गीत काव्य या गेय काव्य वो काव्य होता है फ्रेंड्स जो गाया जाता है, जैसे कि आपका हो गया आल्हा खंड, वो एक गयात्मक है। गीत काव्य से हम कह सकते हैं जो गाते तो नहीं हैं पर गाया जा सकता है, तो इसे गीत काव्य कह सकते हैं। उसके बाद में आता है कि 39 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही तार्किक प्रश्न नेट की परीक्षा में आपको देने होते हैं, तो आप कुछ भी कोई भी सवाल जवाब कुछ पढ़िए तो अपनी दिमाग की सारी नसें खोल के पढ़िए, सारे दिमाग के सारे दरवाज़ों को खोल के पढ़िए, उस पर तर्क वितर्क करिए तब पढ़िए। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है, इसका कोई पुस्तककार रूप आज तक अनुपलब्ध है। तो हमीर रासो का तो सारंगधर है, भारतेश्वर बाहुबली रास के भी हैं, ठीक है, बिसलदेव रासो के भी। परमाल रासो जो कि जगनिक का है, लेकिन यहाँ आल्हा खंड है और यहाँ एक सुनी सुनाई बातों पर इसको पंक्तिबद्ध मतलब इसको कलमबद्ध किया गया है। तो परमाल रासों को हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। आल्हा और उर्दल नामक के दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों और युद्धों का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो परमाल रासो जो कि जिसे हम आल्हाखंड भी कहते हैं। फिर पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। इसमें मिश्र बंधु ने तो इसे प्रमाणिक माना है, कर्नल टाड ने भी प्रमाणिक माना है, हीरा चंद्र ओझा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणिक माना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानने वाले तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कह सकते हैं। इन्होंने अप्रमाणिक माना है लेकिन इसे स्थान दिया है आदिकाल में। आदिकाल की जो 12 रचनाओं में इन्होंने स्थान दिया है उसमें पृथ्वीराज रासो को भी स्थान दिया है, ठीक है, तभी इसे अर्ध प्रमाणिक कहना ज़्यादा तर्क संगत है। मनहु कला सशुभान कला 1692 किस रासो ग्रंथ की पंक्तियां हैं। तो यह पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। 43 नंबर प्रश्न है आपका कि पृथ्वीराज रासो को शुकी संवाद के रूप में रचित में मानने वाले आलोचक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा गया है। तो यह प्रश्न चिन्ह मैं इस पे लगाती हूँ क्योंकि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा गया है। शायद अगेय, शायद मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह क्वेश्चन मेरा इसमें से इस पूरे 50 प्रश्नों में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे मेरे माइंड में नहीं थे और मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी यहाँ जाए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो NTA एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कोई एक सीरीज़ बनाइए आप, तो इसीलिए जो है मैं ये बना रही हूँ। और इस प्रश्न का उत्तर वास्तव में मुझे नहीं पता है और मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी अगर मुझे पता चल जाता है, क्योंकि मैं इसे ढूंढूंगी तो ये मेरी खोज प्रवृत्ति है, तो वो तो मैं अन्वेषण कर लूँगी। फिर 45 नंबर है बिसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है। बिसलदेव रासो का काव्य रूप
प्रबंधात्मक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? इनमें से वीर गाथात्मक रचना जयमयंक जस चंद्रिका नहीं है, बाकी सब वीर गाथात्मक है। आदिकाल को अधिकतम साहित्यिक किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से 48 है कौन विषम संयोजन है? तो छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की है, मगही बिहारी हिंदी की है, मालवी राजस्थानी हिंदी की है, बघेली जो है वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बघेली अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हैं। फिर बेसवाड़ी किस प्रमुख बोली के अधिक निकट है? तो बेसवाड़ी अवधी के बेसवाड़ी 49 जो आपका क्वेश्चन है, बेसवाड़ी इसमें अवधी ही है आई थिंक। बेसवाड़ी छत्तीसगढ़ की बोली है और छत्तीसगढ़िया में इसको बेसवाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, बेसवाड़ी छत्तीसगढ़ की बोली है। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थानी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो राजस्थानी हिंदी की मेवाती, मालवी, जयपुरी है, बुंदेली नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों को ये आई थिंक आप लोगों को ये मेरी ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफर्म मैंने नहीं बताए हैं और उनके आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दूंगी। वो क्वेश्चन क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बताना चाहती थी, मैं किसी का अहित नहीं करना चाहती हूँ, और वो 3 क्वेश्चन वास्तव में मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने इसलिए उनको छोड़ दिया ताकि आप भी उनको सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो मेरे पास बुक्स हैं, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में आपको वो तीनों आंसर दूंगी। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप मुझे बताइए, और मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। और मैंने कभी आपसे नहीं कहा है कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर या कमेंट करिए इस पे, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत है, कुछ त्रुटि है तो वो बता दीजिए। हमेशा मैं आलोचना का स्वागत करती हूँ और फ़िलहाल करूँगी। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका हित हो रहा है तो दूसरे का भी हित हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एंट्री एग्ज़ाम में आ जाए और आपका पढ़ा हुआ हो लेकिन आपका दोहराया हुआ नहीं हो और वह आपसे गलत हो जाए। क्योंकि अक्सर जब हम दोहराते नहीं हैं तब हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमने पढ़ा था और वो गलत हो जाता है। जैसे कि मैंने बहुत पहले ये सारे क्वेश्चन हल किए थे और मुझे सारे पता है, बस वो 3 ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं, तो मैंने ये सीरीज़, मेरे पास ये एक PDF थी तो मैंने आपको प्रोवाइड कराई। आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इतने दिनों के बाद मैं जो आपके समक्ष ये वीडियोज़ ला रही हूँ इसके लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, और लेकिन अगर आपका साथ मिला तो मैं फिर से वैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।